बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आप सबकी खिदमत में फैसल मोहम्मद का सलाम अर्ज़ है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम गुफ्तगू में गुज़िश्ता जो दो चार चीज़ें अहम थी एक दो दिन उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद देख लेंगे कि आज एक दो दिन में क्या सूरत हाल है। गुज़िश्ता दो दिनों में जो सबसे अहम चीज़ थी हमने जो देखी वो यौम तकबीर था, जिसके हवाले से मैंने देखा कि बड़े लोगों ने दावे किए कि कोई कह रहा था कि नवाज शरीफ ने किया है, किसी ने कहा कि भुट्टो साहब ने किया है, और भी कुछ लोग इसके दावेदार निकले। तो मैं इस हवाले से बस थोड़ा सा मुख्तसरन ये कहूँगा कि देखिए, हो सकता है सबका कंट्रीब्यूशन होगा, अच्छी बात है, ये मुल्क पाकिस्तान सबका है। लेकिन इसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन जो है वो पाक फ़ौज और साइंसदानों का है। 1971 की शिकस्त के बाद जो पाकिस्तान को सियासी शिकस्त, मैं हमेशा कहता हूँ, वो कोई फ़ौजी शिकस्त नहीं थी, सियासी शिकस्त के बाद जो एक बैनुल-अक़वामी साजिश के पस मंज़र में हुई थी, यह तय कर लिया गया था कि पाकिस्तान को के दिफा को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाया जाएगा, और यह तय पाकिस्तान की फ़ौज ने किया था। बिलाशुबा इसमें कोई दो राय नहीं है कि भुट्टो साहब ने डॉक्टर कदीर को बुलाया। डॉक्टर कदीर को भुट्टो साहब ने बुलाया था फ़ौज के कहने ही पर, और फ़ौज का ही दबाव था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर के हवाले से या जो जो भी है इन मामले को आगे बढ़ाया जाए। उससे कुछ पहले से ही तकरीबन साथ साथ ये डिस्कशन शुरू हो गया था और यूरेनियम की इनरिचमेंट भी शुरू हो गई थी। तो ये बात यकसर कह देना कि सिर्फ इसका सेहरा जो है भुट्टो साहब के साथ जाता है, ऐसी बात भी नहीं है। और दूसरी जानब ये भी दावा कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ वाले के कल मैं शेख रशीद साहब का बयान और राजा ज़फ़रुल हक़ साहब के बयान देख रहा था कि वो राजा ज़फ़रुल हक़ साहब कह रहे थे, फरमा रहे थे कि राजा ज़फ़रुल साहब बड़े सीनियर हैं, मेरे दोस्त हैं, हमारे साथ ही रहे थे किसी ज़माने में, सीनियर मुस्लिम लीगी हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उन्होंने क्यों ये बात कह दी। बहरहाल उनके कोई अपने मामलात होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि नवाज़ शरीफ का इसमें कोई नहीं था, बल्कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं इसके ख़िलाफ़ थे। अगर आपको याद हो तो ये धमाका हुआ था गालिबन 28 मई 1998 को, 28 मई 1998 को धमाका हुआ था। अगर आप थोड़ा सा उससे अगर पहले चले जाएं तो 28 मई से सिर्फ 20 दिन पहले आप अगर जनरल जहांगीर करामत का बयान देखें, वो रिकॉर्ड पे आज भी आपको मिल जाएगा, अगर कोई कहेगा तो मैं भेज दूंगा। जनरल जहांगीर करामत ने ठीक 20 या 19 दिन या 20 दिन पहले ये एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान को जितने ख़तरात अंदर से हैं वो बाहर से नहीं है। यानी उन्होंने वाज़ेह तौर पर इशारा दे दिया था कि पाकिस्तान के दिफा को कमज़ोर करने वाले अंदर हैं। वो बहुत बड़ा बुनियादी इशारा था। उसके बाद ये बयान जो है इस बात की सबसे बड़ी तस्दीक है। हमें किसी स्ट्रोट टालबोट या किसी के बयान की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास खुद ही अंदर इतने शवाहिद मौजूद हैं कि हमें किसी दूसरे बाहर देखने की तरफ ज़रूरत नहीं। उस बयान को अगर आप देख लें तो वो बयान जो है दरहकीकत इस बात का सबूत है, बय्यन सबूत है कि अंदरूनी तौर पर लोग जो धमाका करने जा रहे थे मई के अंदर, उसकी मुखालफत की जा रही थी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब ठीक है, नवाज शरीफ सामने थे, वज़ीर आज़म थे, ISI ने सबने बताना तो था उनको, ये तो नहीं हो सकता कि खुद ही जाके कर लेते, फेस पे तो सामने थे ही। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब का इतना ही है कि उन्होंने वज़ीर आज़म थे और उन्होंने ऐलान कर दिया और फ़ौज को मुबारकबाद दे दी, लेकिन पस पर्दा जो है इसका सेहरा जो है सबसे पहले अल्लाह की ज़ात के ऊपर, पाकिस्तान की फ़ौज, और उसके बाद इसका सेहरा साइंसदानों के सर जाता है। रही जागीरदार सियासतदानों की बात, तो आपको पता है कि ये मैं हमेशा से कहते रहा हूँ कि हमारे जो सियासतदान हैं जागीरदारी पर है, इनके अपने मामलात होते हैं, और ये भी कोई दो राय नहीं कि हमेशा फ़ौज जो है, ये सारे ही जिस तरह कहा जाता है कि फ़ौज के गमलों से आए हैं, तो इस फ़ौज के गमलों की में के क्या कहते हैं वो लगी हुई पनीरी है, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। आते ये फ़ौज की आशीर्वाद से हैं, लेकिन फिर उसके बाद ये होता है कि ये अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए और अपने ख़ानदानी मामलात को इक़्तिदार पे हमेशा अपने ख़ानदान को काबिज़ रखने के लिए फिर ये बैरूनी ताकतों के एजेंट बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अमूमन पाकिस्तान में आप देख रहे हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, अगर आपने मेरे पुराने कभी TV इंटरव्यूज़ वगैरह सुने हो, कि पाकिस्तान में 3 जीम का झगड़ा रहता है हमेशा। 3 जीम जो है ना, ये हमेशा वो रहते हैं, गर्दिश में रहते हैं। एक जर्नैल, जीम से जर्नैल, दूसरा जीम से जागीरदार, और तीसरे जो बीच में पिसता है जीम, वो है जमहूरियत। क्योंकि जागीरदार जब बात करता है जमहूरियत की, तो जागीरदार और जमहूरियत का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी तो आपको पता है प्लस माइनस है, इसका तो कभी है ही नहीं। तो लिहाजा ये कि हमेशा बेचारी जमहूरियत बीच में पिसती है। जागीरदार जो है हमेशा वो इस मुल्क को
अपनी मीरास के तौर पर चलाना चाहता है। और यही वजह है कि आज तक की जो प्रॉब्लम्स जितनी क्रिएट होती हैं हमारे जागीरदारों की वजह से ही होती रही हैं। और ये उस अब ये भी मैं आपको बता दूँ, इसमें टाइम नहीं होता, छोटा टाइम है। ये सब जानते हो कि जिस वक्त अंग्रेज़ यहाँ से गया था तो वो यहाँ पे बागडोर जो है जागीरदारों के हाथ में देकर गया था। जागीरदारों के हाथ में देकर इसीलिए गया था कि वो इस मुल्क को इसको एक रियासत को इसी तरह चलाएं जैसे अंग्रेज़ ने चलाया है, अपनी जागीर तौर पे, नहीं लड़ाओ और डिवाइड एंड रूल के तौर पर। तो यही जागीरदारों का असूल है। कोई चौधरी मिलेंगे, कोई टिवाने मिलेंगे, कोई कोई कुछ मिलेगा, कोई कुछ मिलेगा। कहीं सिंध के अंदर आप चले जाएँ तो सब जागीरदार इन्होंने अपने अपने एक छोटे-छोटे पॉकेट्स बनाए हुए हैं और अपने पॉकेट्स, अपने मफादात की जंग एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं और मुल्क को ये इसी तरह चला रहे हैं। लेकिन जब रियासतें चलती हैं, जब कौम बनती है तो रियासत इस तरह नहीं चलती। नतीजा क्या हुआ कि आपने ईस्ट पाकिस्तान का जो अफसोसनाक देखा, सकूत मशरक़ी पाकिस्तान, वो सब इन्हीं चीज़ों का नतीजा था। भुट्टो साहब ने कहा, भुट्टो साहब बेसिकली एक जागीरदार थे। लोग बहुत सारे कहते हैं कि भुट्टो साहब ने वो फिर कभी इंशाल्लाह कभी इस पर बात होगी, इस वक्त ये हमारा मौजू नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस मुल्क को नुकसान जो है ज़्यादातर अमूमन सियासतदानों ने पहुंचाया है। और यही वजह थी, यही वजह है कि फ़ौज ने नेशनल डिफेंस कौंसिल की बात की थी। नेशनल डिफेंस कौंसिल जो बनाई गई थी वो इसीलिए बनाई गई थी कि पाकिस्तान की आर्मी को इन जागीरदार सियासतदानों के ऊपर चेक रखने का, मैं आपको भाई खुल के बात बता रहा हूँ कि चेक रखने का एक मौका फराहम हो जाए, इनको आइनी वो मिल जाए जिसके ऊपर इतना हंगामा ये लोग करते रहे। और ये गालिबन मुझे अगर मेरी याददाश्त अगर सही हो तो गालिबन ये शायद फ़ारूक लगारी साहब ने इसको फौरी तौर पर इसको नाफिज कर दिया था, जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब बहुत नाराज़ हुए थे और उन्होंने इसी बात के ऊपर जनरल जहांगीर करामत से तो वैसे ही इख्तलाफात थे कि इन्होंने नवाज शरीफ के गले पे पैर रखा हुआ था धमाकों की वजह से, और दूसरा ये कि मुखालफत करते तो यही वजूहत थी जिसकी वजह से फ़ौज और ये जागीरदार जो है फ़ौज के मुखालिफ रहे। और यही सूरत हाल आज भी देख रहे हैं। अब इमरान खान देख लीजिए, यही सूरत आज आपके सामने है। इमरान खान आ गए, ठीक है, अच्छी बात है, तब्दीली का नारा लेकर आए, लेकिन इनके गिर्द जो लोग आ गए वो आप देख लें, उनके फिर वही जागीरदार ख़ानदान है। और इसीलिए अब उनके साथ वही जागीरदार ख़ानदान है या फिर वही लोग हैं जो मगरिब से आए हुए हैं। मैं हमेशा आपको पहले भी कहता रहा हूँ, मैं मुख्तसर इशारा करता जा रहा हूँ। मेरी पिछली वीडियोस अगर आप देखें तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जितने लोग आए हैं, डॉक्टर ज़फ़र हैं और हफ़ीज़ शेख साहब हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी लोग आए बाहर से, ये कोई इलेक्टेड नहीं है, ना इनका यहाँ पाकिस्तान में कोई स्टेक है। जैसे पहले मोइन कुरैशी आ गए थे और इस तरह दूसरे और लोग आ गए थे, आपके वज़ीर-ए-आज़म आ गए थे, शौकत अज़ीज़ साहब आ गए थे। तो इस तरह ये लोग बाहर से वही मगरिब जो है, वही अंग्रेज़ के दरपर्दा लोग जो हैं, वही क़ुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर मुतहर्रिक हैं, वो आपके ऊपर लोगों को भेजती रहती हैं। तो वही यहाँ पर आके अपने सारे मामलात को चलाते हैं। इमरान खान ने पहली कोशिश की थी, उसने ये कहा था कि मेरी कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान के मामले फैसले जो हैं पाकिस्तान में हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की जा रही है, लेकिन मसला सारा जो है वो हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान के पास इस वक्त वो मतलूबा क्या कहते हैं कि वो नहीं है उसके पास जो उसको चाहिए असम्बली के अंदर फोर्स नहीं है, मतलूबा उसके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो कवानीन को मतलब इम्प्लीमेंट करके वो बहुत बड़ी तब्दीली लाए। लेकिन मैं समझता हूँ अब कोशिश बहरहाल की जा रही है, और अगर वो थोड़ा बहुत नाकाम हो रहा है तो उसके अंदर भी यही सियासतदान, जागीरदार सियासतदान और उनके ब्यूरोक्रेसी के लोग इसमें शामिल हैं। अब आप देख लें, अभी हाल में शुगर का जो आपके सामने आया है, शुगर के लिए लोग कह रहे थे, अभी मैं आज देख रहा था बड़े चैनल के अंदर, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल में बहुत बड़े बड़े मतलब वो हैं उसमें, मतलब बड़े भारी भरकम तजिया निगार हैं, वो तजिया कर रहे थे कि जनाब वो चीनी की कमीशन का कुछ नहीं होगा। देखिए मसला ये है कि होगा कुछ नहीं होगा वो एक अलहदा बात है, कौन करेगा। अगर इन लोगों को पकड़ना है तो नायब पकड़ेगी, कानून साजी होगी, तो कानून में जो पकड़ने वाले हैं या कानून बनाने वाले हैं वो कौन है, आप ज़रा खुद सोचें ना। मतलब अवाम फैसला करेगी, वो तो सारे असम्बली में सारे चोर डाकू बैठे हैं, सारे माफियाज बैठे हैं, तो ये तो काम नहीं करेंगे। असल में इमरान ने अपना काम, मैं समझता हूँ, मैं को पीटीआई की हिमायत नहीं कर रहा, मैं समझता हूँ कि इमरान ने अब ये काम कर दिया कि कमीशन बना के लोगों के नाम खोल दिए। अब ये मैंने जैसे पहले भी कहा था पिछली वीडियोज़ में कि इमरान खान ने बुनियादी तौर पर अपनी जो गेंद है ना वो आवाम के कोर्ट में डाली है कि अब जब नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होंगे तो आवाम देख ले कि कौन कौन चोर हैं, किस किस के नाम कमीशन में आए हैं, किस किस ने इस मुल्क को चीनी पे लूटा, किसने इस मुल्क को कमीशन पे लूटा, किसने इस मुल्क को मनी लॉन्ड्रिंग पे लूटा। जब वो दोबारा इलेक्शन करना जाए तो खुद अपना फैसला करें, तब जाके जब वो नए लोग आएंगे, जब ऐसे लोग आएंगे जो कि बिल्कुल करप्ट नहीं होंगे, जो इन ख़ानदानों से हट कर होंगे, तो फिर वो आके कानून साजी करेंगे। जब वो कानून साजी करेंगे तो फिर मामला आगे चलेंगे। लेकिन मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि किसी हद तक ये बेहतर काम हुआ है। और फिर अभी आप देख लें जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की है चारों तरफ से। अब मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इतनी तेज़ी से काम होता। देखिए पाकिस्तान के अंदर जितने मामला हैं, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान एक स्ट्रेटजिकल अहमियत है। हमारा मुल्क एक ऐसी जगह है
जिसके कि तमाम बैनुल-अक़वामी मामलात जो है हमारे मुल्क पर असरअंदाज होते हैं और अल्लाह ताला ने इस मुल्क को एक बहुत अहमियत का हामिल बनाया हुआ है। अब आप देख भी रहे हैं सारी सूरत हाल। अभी आपने देखा कि चीन का जिस तरह मैंने बहुत पहले आपको 2 हफ़्ते पहले बताया था, चीन और अमेरिका के मामला जिस तरह चले, उसके अंदर भी पाकिस्तान बड़ी अहमियत का हामिल है। और आप देखें कि पाकिस्तान के जो मफादात थे, किस तरह पाकिस्तान की आर्मी की डिप्लोमेसी थी और अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ थीं कि पाकिस्तान के जो मफादात हैं उसको इससे पहले कोई नुकसान पहुंचा था, चीन आके पाकिस्तान के मफादात के आगे सबसे बड़ा बफर जोन साबित हुआ। और अब आप ये देखें, कुछ लोग कह रहे थे कि इससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए, इससे बड़ा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप अगर देखते हैं कि जो लद्दाख का है इलाका, लद्दाख से भारत आना चाहता था पाकिस्तान की तरफ, तो लद्दाख में आपको पता है सबसे बड़ा इलाका है भारत का लद्दाख में, जिससे तकरीबन 10 लाख फ़ौज लद्दाख में लगाई हुई थी। अब वहीं से इनका था प्लान के पाकिस्तान की तरफ शहरा रेशम और दूसरी तरफ पेशकदमी करें। तो एक तरफ उधर से वो मशरक़ी लद्दाख पे, वहाँ पे आपका चीन ने आके कंट्रोल कर लिया, तो वो 10 लाख फ़ौज तो उनकी वैसे ही घिर गई। और इधर से जनाब आज़ाद कश्मीर से हमारे मुजाहिदीन और पाकिस्तान है, तो ये दोनों तरफ से भारत घिर गया। तो भारत की यहाँ पे सिचुएशन जो है बहुत कमज़ोर हुई है। तो और इस तरह ये मामला अब जो है अब आगे चलेगा। इस तरह जो है अब आगे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हर चीज़ जो है ना उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जो पैसे पर्दा होते हैं, जो लोगों को बताए नहीं जाते, मीडिया पर डिस्कस नहीं किए जाते। ये मामला आगे चलेगा। और अब ये मैं बहुत से लोग, आज मैं देख रहा था, कल एक चैनल पे एक साहब कह रहे थे, को नाम अब नहीं लूँगा, बहुत बड़े तजिया निगार हैं और बहुत माशाल्लाह उनके तजिए बड़े ऊपर जाते हैं। वो ये कह रहे थे कि अभी वो बात हो रही है चीन वापस हट जाएगा। देखिए, चीन कोई नहीं हटेगा। ये मैं आपको पहले भी, चीन के आने से पहले मैंने लद्दाख में बता दिया था आपको, और आज फिर मैं कंफर्म कर रहा हूँ, ये मेरी खबर है। चीन बिल्कुल आगे नहीं हटेगा, बल्कि चीन आगे जाएगा। और तिब्बत के साथ साथ चीन भी अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर रही है और कर रहा है। चीन की फ़ौजें अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर रही हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक ये है कि शायद हो सकता है कि जो तिब्बत से जो दरिया वगैरह निकलते हैं, जिसमें कि ऑलरेडी भारत बंद मान रहा था या रोकने की कोशिश कर रहा था, उस पर भी हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में चीन जो है उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए सूरत हाल जो है वो बहुत किसी हद तक बेहतर होती जा रही है। और ये बहुत सारे मामला जो हैं ये हमारे हक़ में बेहतर जा रहे हैं। हमें इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अंदरूनी सूरत हाल है, जिस तरह ये लोग परेशान हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा, कोई नहीं पकड़ा जा रहा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि आपको आवाम को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, पसे पर्दा मामला चल रहे हैं, रियासत अपने मामला दुरुस्त कर रही है। ये जितनी बातें आप सुन रहे हैं टेलीविज़न टॉक शोज़ में कि जनाब वो क्यों नहीं पकड़ा गया, वो उसको क्यों नहीं छोड़ दिया गया, ये भाग गया, वो आ गया, जहाज़ चला गया, सब चीज़ें छोड़ दें। ये जो कुछ हो रहा है ये अपनी जगह है। रियासत ऑटो करेक्ट कर रही है। मैं हमेशा से कहता हूँ, रियासत अपने आप को ऑटो करेक्ट करे। ये सारी चीज़ें इररिलेवेंट होती जा रही हैं। मामला खुद ब खुद आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान की अहमियत इंशाल्लाह बढ़ती जा रही है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की, मतलब आप ये देखें, अभी वो 2 दिन से पाकिस्तान के चैनल्स पे वो नवाज शरीफ की तस्वीर आ गई तो उस पर जिक्र हो रहा था। बताइए, वो बात है, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया नवाज शरीफ की तस्वीर आ गई तो उसको जनाब टॉक शोज़ में डिस्कस किया जा रहा है। तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया या हमारे जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं उनको असल इशूज़ का पता है, लेकिन वो इनको डिस्कस नहीं करना चाहते, ना हमारा मीडिया आपको ये बातें बताना चाहता है। इस तरह मैं समझता हूँ कि आगे देखें क्या होता है। मामला आगे चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो, जैसा मैंने पहले बताया, खित्ते के अंदर, खित्ते के जो सूरत हाल है उसका पाकिस्तान पे बरह रास्त असर होता है। मुझसे कई लोगों ने सवाल किया था, बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे मुझे, जो मेरे यूट्यूब के ऊपर भी है और वैसे भी मुझे पर्सनल बहुत सारे मैसेजेस आए, लोगों ने फ़ोन भी किए कि ये जो हज़रत उमर खलीफा हज़रत उमर अब्दुल अज़ीज़ के जो मज़ार के साथ मामला हुआ है, देखिए ये मैंने उसकी पूरी तहकीक की है। ये असल में हुआ ये है कि ये जो जो है इलाका जहाँ पे इनका मज़ार है, वहाँ उस इलाके के अंदर तकरीबन कोई 4 महीने या 5 महीने पहले दाइश ने पूरा कब्ज़ा किया हुआ था। दाइश के पास वो था, ये मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ, जो सूरत हाल है मैंने ख़ुद मालूमात की है। उस पूरे इलाके को दाइश का कंट्रोल था। लेकिन उसके बाद अभी चंद दिन पहले, तकरीबन को आज से 20-22 दिन पहले, दाइश वहाँ से जो है वहाँ से चली गई। दाइश वहाँ से चली गई। और दाइश के जाने के बाद वहाँ पे जो इनकी है मले उसकी बशर अल असद की जो फ़ौज है, बशर अल असद की फ़ौज ने वहाँ पे उनका कंट्रोल हासिल कर लिया था। लेकिन वहाँ पे बशर अल असद की फ़ौज के अंदर एक फ़ौजी है अफसर, मेरा गालिबन ब्रिगेडियर रमज़ान, एग्जैक्टली ब्रिगेडियर रमज़ान उसका नाम है। ब्रिगेडियर रमज़ान जो है बुनियादी तौर पर वो दाइश के लिए काम करता रहा। पहले भी जिस वक्त वो शाम के अंदर शामी फ़ौज में था तो एक दफ़ा उसके ऊपर मुकदमा चला था। ये शक हुआ था कि वो दाइश के लिए काम करता है, क्योंकि ब्रिगेडियर रमज़ान जो है वो दाइश के बहुत ज़्यादा करीब है।
तो ये जिस वक़्त यहाँ से ये इन्होंने इलाका खाली किया तो उन मज़ारात के ऊपर पहले से तोड़-फोड़ दाइश ने की थी। लेकिन अभी 4 दिन पहले की बात है कि ये ब्रिगेडियर रमज़ान कुछ अपने साथियों के साथ गया और वहाँ पे जाके इसने मज़ीद तोड़-फोड़ की, और मज़ीद तोड़-फोड़ करने के बाद ही वहाँ पे ये खबरें चली और फिर आपने इसकी मीडिया पे खबरें देखी। बुनियादी तौर पर मसला ये है कि इस वक़्त बहुत से लोग इसको ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों के दरमियान फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात के लिए इसको उछालना चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, जो मैंने देखा है और मैं समझता हूँ कि इस पे बेसिकली शामी हुकूमत का इसलिए कसूरवार ठहराया जा रहा है, या ईरान पे इसलिए लोग उँगली उठा रहे हैं क्योंकि बशर अल असद की जो हुकूमत है इस वक़्त वो ईरान की हिमायत पे खड़ी हुई है। तो लोग, जो सारी दुनिया का जो मीडिया है या सारी दुनिया के जो तज्ज़िया निगार हैं, मैं अरब के भी कुछ तज्ज़िया निगारों को मैंने सुना, और कुछ जो गैर जानिबदार तज्ज़िया निगार हैं वो भी ईरान को मुरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ईरान के ही सर के ऊपर इस वक्त बशर अल असद की हुकूमत है। तो बशर अल असद की हुकूमत अगर ईरान को सपोर्ट करता है और ईरान के उसके ऊपर है, तो फिर ये बशर अल असद का काम था कि उसकी मजम्मत करता, लेकिन वहाँ से कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना ईरान की तरफ से आई। तो मैं समझता हूँ कि अब वो जो बीच के लोग हैं, जो कुछ तीसरे अनासिर है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उनकी कोशिश है कि इसको आलमी तौर पर फैलाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ का मामला है, ठीक है, बेहुरमती है, इसको हुकूमती सतह के ऊपर, हुकूमती सतह पर जो मुस्लिम हुकूमतें हैं, पाकिस्तान है या दूसरे ममालिक हैं, इनको चाहिए कि वो इस पे एहतजाज करें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं कि मुस्लिम जो है मुतबर्रिक और जो मुक़द्दस मकामात, उनकी बेहुरमती ना की जाए। लेकिन अगर इसको फ़रोई इख्तलाफ के तौर पर, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ गैर मुस्लिम क़ुव्वतें उभारना चाह रही हैं, वो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। तो लिहाजा ये बताना बहुत ज़रूरी था कि ये एक साजिश भी है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरा अभी आप आ जाते हैं, अब जो देखिए इस वक्त जो कुछ अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका का ये आज आपने देखा होगा कि तकरीबन ये को 3 दिन से एक अमेरिकन था, उसको उसने मारा था, पुलिस वालों ने आके स्याफाम था वो बंदा, उसका नाम था मिस्टर फ्लाइंड गालिबन। तो उसको एक पुलिस ऑफिसर था द्रिक चौवन ने उसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद उसको जिस तरह रोड पे गिराया, उसकी वीडियो वायरल हो गई, और जिस तरीके से उसको ब्रूटली तरीके से मारा गया, तो वो उसके बाद ये हंगामे फूट पड़े। और आपने देखा ऐसे वाक़यात अमूमन होते रहते हैं अमेरिका में, लेकिन इस मरतबा ये वाक़या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और मैं समझता हूँ, मेरे नज़दीक अगर पूछे तो मेरा इस पर तज़िया ये कि मैं इसको अपने तौर पे कहूँगा कि शायद ये कोई अल्लाह की तरफ से मकाफ़ात अमल है, क्योंकि ये गोरों की जानिब से कालों को पीटना कोई पहली बात नहीं है, पहले भी हो चुका है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि जो कुछ अमरीकी हुकूमतें दूसरे मुल्कों में कराती रही, मार धाड़, आग लगाना, तशद्दुद, मुज़ाहरे, जो कुछ आज आप देख रहे हैं अमेरिका के अंदर, ये कुछ यही दूसरे मुल्कों में अमेरिका कराता रहा है, तो आज ये अमेरिका में हो रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा काबिल गौर बात है उन लोगों के लिए और उन क़ुव्वतों के लिए कि ये सोचें कि मकाफ़ात अमल क्या है, और जब वो जिस तरह दूसरे मुल्कों में कराते हैं तो कभी ना कभी उनको ये चीज़ें काटनी पड़ती हैं। और ये मामला बहुत बढ़ चुका है, मीडिया दिखा नहीं रहा। अमेरिका की तकरीबन 25-26 रियासतों के अंदर ये इस वक्त वहाँ पर कर्फ्यू लग चुका है, और काफ़ी लोग मरे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कन्फर्म बात है, काफ़ी लोग मरे हैं, ये मीडिया छुपा रहा है। और ये मामला तो बढ़ के जो है गोरे और कालों का जो है मसला, ये इंग्लैंड तक आ गया है। इंग्लैंड क्या, बल्कि जर्मनी में भी आ गया। जर्मनी में 2-3 जगह मुजाहरे हुए, और इंग्लैंड में बहुत बड़े मुजाहरे हुए। इंग्लैंड में भी कई जगह, बरतानिया में भी कई जगह तोड़ फोड़ की खबरें हैं। तो ये तमाम सूरत हाल जो है, इस तमाम सूरत हाल की वजह से ट्रंप जो है ना बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। एक तो ट्रंप, मैंने उससे पहले कहा था कि चीन के साथ वही मकाफ़ात अमल वाली बात की, जिस वक्त अमेरिका अपने सुपर पावर के जोम में था, तो चीन ने, अल्लाह की तरफ से चीन ने ला के इसको काउंटर किया। और सारे सूरत हाल मैं पहले अपनी तमाम वीडियो से बनाता रहा हूँ, बताता रहा हूँ आपको कि क्या कुछ होता रहा, किस तरह वायरस और ये वैक्सीन और बिल गेट्स और सारे मामला सब, आप अगर मेरी पिछली अगर वीडियोस देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो ये जब सूरत हाल आके अब इस तरह फंसी कि अमेरिका बहुत बुरी तरह फंस चुका है, और अमेरिका के पास अब अमेरिका ने एक और काम ये भी कर दिया कि उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी मैंने सुना है कि परसों ट्रंप ने उसका भी बाइकाट कर दिया, उसको भी दूर कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, बहुत बड़ा डिज़ास्टर अमेरिका के लिए होगा। क्योंकि देखिए जितने भी वैक्सीन वगैरह निकलते हैं, अब वो जो उसका प्रोग्राम है, ये तो खैर जो लोग कहते हैं कि उसका प्रोग्राम नहीं था बिल गेट्स का, वो खैर पता नहीं, अगर उनको कोई पैसे वैसे मिल गए हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं अपनी तहकीक बता रहा हूँ। और मेरी कई लोगों से सवाल से बात हो चुकी है जो इस मुतल्लिक़ा लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर हैं कि बिल गेट्स का प्लान था लाने का, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो बाइकाट इसने किया है ट्रंप ने, उससे बिल गेट्स के सारे मामला पे पानी फिर जाएगा। क्योंकि अगर इदारा आलमी सेहत अमेरिका दूर कर देता है और चीन ने उसके ऊपर हार डाल दिया है उसके गले में, तो जितनी भी आप याद रखें, जो भी वैक्सीन या जो भी चीज़ें निकलती हैं वो ज़्यादातर अमेरिकन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से निकलती हैं।
तो वो सारे का सारा मामला जो है वो ठप हो जाएगा। तो ये एक और कुछ कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने ट्रम्प से गलती करा दी, वो गलतियों पे गलती करता चला आ रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल है, तो ये मामलात आपके सामने हैं। तो इन तमाम सूरत हाल में हमें पाकिस्तान को भी सारे मामलात को मद्देनज़र रखना होगा। और जो कोरोना का वायरस का भी मसला है आपके सामने, तो इस हवाले से भी मैं आपसे पहले भी गुजारिश करता रहा हूँ और अब फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग ख्याल करें कोरोना कैसे फैला, क्या क्या था, ये साजिश थी, जो कुछ भी है उस बहस में पड़े बगैर भी इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये मैं आपको पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ कि एक हकीकत में वायरस है, इससे आप बचें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ये हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस ऐसी सूरत में, जबकि देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे मुल्क की बहुत बड़ी अहमियत है। हमारा मुल्क आइंदा आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा। और इसीलिए हमारे मुल्क पे कुछ मामलात भी हो रहे हैं, कुछ इशारतन मैं बता के चला हूँ, कहीं बारिशें भी बगैर मौसम की करा दी जाती हैं, कहीं कुछ हो जाता है। अभी एक और मुसीबत टिड्डी दिल की आई भी है। तो इन तमाम सूरत हाल के अंदर हमारे मुल्क पर कुछ आजमाइशें भी हैं। तो लिहाजा अवाम का फ़र्ज़ ये बनता है कि वो ख़ुद अपने आप को सेव करें और एक दूसरे का ख्याल करें, क्योंकि अवाम ही इस रियासत को लेके चलने वाली है। ठीक है, रियासती इदारे होते हैं, रियासती इदारों का किरदार है, और आइंदा आने वाले दिनों में मैं आपको बता रहा हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में रियासती किरदार ही, सुप्रीम कोर्ट वगैरह यही सब बड़ा किरदार अदा करेंगे। आप लोग मुतमईन रहें, सिर्फ आप लोग अपनी सेहत की तरफ और अपने आप के जो छोटे से माशी मामलात हैं उस पर आप अपनी तवज्जो दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सारे मामलात दुरुस्त होंगे। इसी छोटे से तज्ज़िये के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि अब आइंदा हर 2 दिन बाद जो है मैं अपनी आपको वीडियो दूँ। और इस हवाले से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए करम अगर आपको मेरी वीडियो लायक है तो आप उसको लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब करें, और उसके बाद अगर दोस्तों में शेयर करें तो बहुत मेहरबानी होगी। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नाज़िर हो। अस्सलामु अलैकुम।